हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो है क्लास 6 का, और ये जो बुक है वो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए काम आएगी, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी की, या फिर स्कूल में पढ़ते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी, या आपने उनको स्टडी नहीं किया है, तो आप हमारे एंड स्क्रीन पर जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी दोस्तों गति करती है। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि गति का मतलब क्या होता है। तो गति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक चीज़ है, कोई भी एक वस्तु है, अगर ये अपनी स्थान से आगे की ओर, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे किसी भी तरफ अपने स्थान को छोड़ के बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो गति है वो माना जाता है कि वो जीवित प्राणी ही गति करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी गति करती है। तो पृथ्वी की जो दोस्तों गति है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। तो दोस्तों, घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि घूर्णन क्या होता है। तो देखिए, घूर्णन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ग्लोब पर, तो ये दोस्तों अपने अक्ष पर ही रहकर ये गति करती रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो इसे ही हम घूर्णन कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमना। जो कल की वीडियो में हमने आपको अक्ष दिखाया था, उसी अक्ष पर गति करती है, तो इसको घूर्णन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। और सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो इसके चारों ओर जब पृथ्वी ये निर्धारित अक्ष पर घूमती रहती है, ऐसे करके इस पर घूमती रहती है, तो इस गति को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कक्ष पर घूमती है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब बात करते हैं आगे वीडियो में। तो आगे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जैसा कि कल हमने आपको वीडियो में बताया था, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये कैसे, अभी आप आपको चित्र में बताता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है मान लीजिए, और यहाँ से ये जो पूरा एंगल है ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और जो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब है, वहाँ से 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है, 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्ष क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो उस कक्ष के अनुसार जो समतल बनाया गया उसे ही हम कक्ष समतल कहते हैं। ये देखिए, फिर से मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ना, इसी को हम कक्ष समतल कहेंगे, जो इस तरह से सूर्य के चारों तरफ जिस पर घूमती है पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी देखिए दोस्तों गोल है, मान लीजिए सूरज यहाँ है, तो सूरज की रोशनी एक बार में एक ही सतह पर पड़ेगी, यानी कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ती है एक बार में। और उसके विपरीत क्या होता है कि सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है, दिन होता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जबकि दूसरे भाग में क्या होता है,
वहाँ पे रात होती है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोब। ग्लोब पर एक वृत्त होता है दोस्तों, एक रेखा होती है जो दिन तथा रात को विभाजित करती है। इस रेखा का क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है दोस्तों, प्रदीप्ति वृत्त। तो इस रेखा से ही दोस्तों दिन और रात होता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि अभी आपको चित्र में दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये अक्ष है और जो प्रदीप्ति वृत्त है वो ये वाली है। तो ये अक्ष के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसी रेखा से क्या होता है? दिन और रात होता है। इस रेखा के इस तरफ दिन होगा क्योंकि इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और इस रेखा के विपरीत दिशा में दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ रात होगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है हमें। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। जो दोस्तों पूरा एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता, लेकिन लगभग उसको 24 घंटे बोला जाता है अपनी सुविधा के लिए। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उसके बाद जो घूर्णन, इसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो इसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन का समय काल होता है उसको पृथ्वी दिन कहते हैं। और दोस्तों यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, यानी कि ये पृथ्वी का दैनिक कार्य है, वो जो डेली इस काम को करती है। अब देखिए, ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया सब कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं जो हमको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दी हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये दोस्तों उन्होंने तब बताई थी जब साइंस बिल्कुल भी तरक्की पे नहीं था, तब उन्होंने ये चीज़ बताई थी। यानी कि उस ज़माने में भी हमारा जो साइंस था वो बहुत एडवांस था दोस्तों, इतने पुराने समय में भी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमने देखा कि पृथ्वी दो तरह से गति कर रही है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। तो दोस्तों अभी हमने घूर्णन के बारे में पढ़ा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारी पृथ्वी है और ये मान लीजिए आपका सूर्य है। तो पृथ्वी ने मान लीजिए घूर्णन करना बंद कर दिया, यानी कि प्रदीप्ति वृत्त के अनुसार जिस हिस्से में रात है वहाँ दोस्तों रात ही रहेगी, और जिसमें दिन है वहाँ हमेशा दिन ही रहेगा। अगर पृथ्वी इसी पे रुक जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर क्या होगा कि सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और उसके विपरीत भाग में हमेशा रात रहेगी, और सूर्य वाले भाग में हमेशा गर्मी पड़ेगी, और जिस तरफ रात है उस तरफ पूरे समय ठंड पड़ेगी, वहाँ बर्फ़ गिरेगी। यहाँ पे सारा पानी पिघल जाएगा और जो बर्फ़ जमी वो सब पिघल जाएगी और नदियाँ धीरे धीरे सूख जाएगी। यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी अवस्था में हम पहुँच जाएंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों? जीवन संभव नहीं होगा। तो प्रकृति ने जिस भी तरह से इस पूरी संरचना का निर्माण किया है तो बहुत ही सही ढंग से किया है। यानी कि घूर्णन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने देखा कई बार ये आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है स्कूलों में कि पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा, परिक्रमण ना करे तो क्या होगा। आगे बात करते हैं परिक्रमण की। तो पृथ्वी की गति, दूसरी गति जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये इसमें पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक अक्ष होता है और अक्ष पर ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। इस चक्कर को लगाने में पृथ्वी को 1 वर्ष या फिर 365 1/4 दिन लगते हैं। और इसमें क्या होता है? सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है। तो जब दोस्तों एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो उसी को हम 1 साल कहते हैं या 1 वर्ष कहते हैं कि 1 साल पूरा हो गया या 1 वर्ष पूरा हो गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1/4 भी था। तो 1/4 दोस्तों कितना होता है? 6 घंटे। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, तो इसको हम 4 साल के अंतराल पर जोड़ते हैं,
तो जिस भी साल में हम इसको जोड़ते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि 2016 में हमने जोड़ा था, 2020 में हमने जोड़ा था और 2024 में अब हम जोड़ेंगे। तो 2024 में फ़ैब में यानी कि फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। और उस दिन साल में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस चित्र पे बाद में चलेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। 4 वर्षों में 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे हो जाते हैं, इसलिए 4 वर्ष के बाद उसको फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है और उसको 29 दिन का हो जाता है वो फरवरी का महीना, और 366 दिन उस साल में हो जाते हैं। उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार रास्ता दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड रेड बना रखा है ना, ये वाला, ये दोस्तों क्या है? ये वही दीर्घवृत्ताकार रास्ता है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देखिए, पृथ्वी जिस तरह से झुकी है उसी तरह से झुके ही वो घूमती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी मुख्य रूप से 4 ऋतुओं में बांटा जाता है एक वर्ष को। तो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? जैसे आपने देखा कि इस पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं 24 घंटे में। देखिए रोज डेली दिन और रात होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से पृथ्वी पर परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु दोस्तों आती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। यानी कि आपने क्या सीखा कि अगर परिक्रमण नहीं हुआ तो ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा, एक ही ऋतु में रह जाएंगे हम लोग। मान लीजिए अगर सर्दी के समय में पृथ्वी परिक्रमण करना बंद कर जाए तो जिस भाग में सर्दी है वहाँ पे हमेशा सर्दी रहेगी। दिन रात होगा लेकिन सर्दी ही पड़ती रहेगी पूरी पृथ्वी पर। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब देखिए मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से साथ साथ दोस्तों बताते चलूँगा ताकि इसको अच्छे समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे देखिए 21 जून है और ये आपकी प्रदत्ति वृत्त है और इस पूरे भाग में क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, ये देखिए विषुवत वृत्त है तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, शीत ऋतु हो रही है। जब आप जाएंगे इसके विपरीत यानी कि इस तरफ जाएंगे तो जिस हिस्से में अभी सर्दी पड़ रही है उस हिस्से में क्या हो जाएगा, जिस हिस्से में यहाँ पे धूप थी जिस हिस्से में यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी उस हिस्से में यहाँ पे अब सर्दी पड़ रही है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। यानी कि बिल्कुल इसके विपरीत होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपको 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो 2 दिन हैं जिस दिन सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। ठीक है, या उष्णकटिबंध जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जिसके कारण यहाँ पे गर्मी होती है। तो 2 दिन सूर्य का प्रकाश बिल्कुल पड़ता है सीधा, क्योंकि इस दिन 2 दिन सूर्य जो होता है वो बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। अब दोस्तों आगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या होता है जैसे जैसे आता रहेगा। ये चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप, ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया। अब ध्रुवों के पास क्या होता है, वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है 21 जून को जो आपने देखा, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देखिए चित्र पे चलते हैं वापस से। ये देखिए दोस्तों, 21 जून उत्तर या उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ है, जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे अगले 6 महीने तक, यानी कि इस समय तक यहाँ पे क्या होगा, इस समय तक यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप ये समझिए कि 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहेगा, और इसके विपरीत क्या होगा, नीचे 6 महीने तक रात रहेगी। और जब ये यहाँ पे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे 6 महीने दिन हो जाएगा और ऊपर 6 महीने रात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वाला जो कंडीशन है 22 दिसंबर को, तो 21 जून को क्या बताया मैंने, 21 जून को जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर क्या होगा कि लंबा दिन होगा, सबसे लंबा दिन होगा और छोटी रातें होगी। इसके विपरीत यहाँ क्या होगा, 22 दिसंबर को लंबी रातें होगी और छोटे दिन होंगे। किसमें, जिसमें यहाँ पर लंबा दिन होगा, उसके विपरीत यहाँ पर क्या होगा, उन्हीं जगहों पर यहाँ पे छोटी रात होगी। जहाँ पे लंबा दिन था दोस्तों, उन जगहों पर अब क्या हो जाएगा, रातें लंबी हो जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे दिन लंबे हैं, रातें छोटी है। तो आपने देखा दोस्तों, विपरीत हो गया बिल्कुल। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर भी आपको समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे जो भी आपके डाउट होंगे। अब देखिए आगे 22 दिसंबर के बारे में मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। बिल्कुल वही लिखा है कि 22 दिसंबर को ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव की ओर सूरज की झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो जैसे मान लीजिए इस समय अब 22 दिसंबर आने वाला है, तो इस समय क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो ठंड है वो ठंड में क्या होगा, दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएगी। और जब जून आएगा तो क्या होगा, दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मैंने एकदम प्रेजेंट से जुड़े एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और इस 22 दिसंबर वाली जो अवस्था है पृथ्वी की, इसको हम कहते हैं दक्षिण या दक्षिणी अयनांत। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर। तो हम कब मनाते हैं, सर्दी में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस हिस्से में पड़ेगा जहाँ पे गर्मी होगी। अभी जैसे यहाँ पे सर्दी, तो उस समय वहाँ पे गर्मी होगी, उस हिस्से में आएगा वो। तो क्रिसमस का पर्व हमारे यहाँ पर सर्दी में मनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, गर्मी में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर दोस्तों ये वो दिन है जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऐसे जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विषुव। इसको दोस्तों विषुव कहा जाता है। कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये बच्चों के, और नौकरी के पेपरों में भी पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वसंत ऋतु हो जाएगी। फिर जब क्या होगा, 21 मार्च को इसके विपरीत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में
वसंत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगी। रुक जाइए, आपको मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 21 मार्च को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, और यहाँ पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, उल्टा है। और यहाँ पे 21 मार्च को शरद ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है। तो ये बिल्कुल विपरीत हो गया, उसको उल्टा हो गया। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है, ये देखिए बसंत ऋतु हो रही है 21 मार्च को, तो नीचे वाले में क्या हो रही है, शरद ऋतु। अब 23 सितंबर को क्या होगा कि जो वसंत ऋतु है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगी और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होती है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों कार्य, पृथ्वी की दैनिक गतियाँ, पृथ्वी की दोनों गतियाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी गति नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। जीवन बिल्कुल तरह से आप ये कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हूँ मैं आपके लेकर के MCQ पे, क्योंकि अगर आपने MCQ कर लिया ना दोस्तों तो समझ लीजिए आपको आ गया, लेसन आपने अच्छे से सीख लिया है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? चारों ओर, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की किरणें, सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? तो 21 जून को नहीं दोस्तों, नहीं। तो इसमें दोस्तों 21 जून बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होगा, 2 दिन देखिए मैंने आपको बताया थे, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर जिस दिन विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसमें एक तो है नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए, तो बच गया आपका 21 मार्च। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जापान में नहीं, भारत में तो सर्दी मनाते हैं, तो बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। यही आपका आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों अलग चीज़ होती है, वो की गति नहीं है, वो बल है। और घूर्णन क्या होता है? जिससे दिन और रात होता है, दैनिक गति होती है। और परिक्रमण क्या होता है? तो सीधी बात है दोस्तों, परिक्रमण ही आपका आंसर हो गया। अब फिलअप भी देख ले दोस्तों एक बार। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। प्रतिदिन, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में डैश कक्षा में घूमती है। तो दोस्तों कैसी कक्षा है वो? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो दोस्तों कौन सी वो? तो दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी है वो? वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी। लास्ट क्वेश्चन रह गया कि डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी कि कौन सी ऋतु है जिसमें दिन छोटे होते हैं? तो बताइए। जो दोस्तों अब इसमें ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको कमेंट करके बताना है। चार सारे तो मैंने बता दिए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी ऋतु ऐसी होती है जिसमें दिन छोटे होते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो, एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तभी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोगों की नॉलेज अपडेट हो सके। इसी के साथ दोस्तों वेट करिए हमारे
अगली वीडियो का। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर मैं आपको उनको डाल दूँगा, पहले और दूसरे चैप्टर को आप वहाँ से देख लीजिएगा। और दोस्तों शेयर और ज़रूर करिए ताकि सभी को अपनी नॉलेज को अपडेट करने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। थैंक्स दोस्तों।